स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का सिविक्स से रिलेटेड लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। क्लास 8th का सिविक्स से रिलेटेड लेसन सेकंड, लेसन का नेम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी लेसन की स्टार्टिंग करने से पहले हमें उसका जो लेसन की हेडिंग है उसे समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया में हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री मीन्स ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है और एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में किस किस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म डेवलप हुआ था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। अब हमारा आ जाता है टॉपिक कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया था। द इंडियन पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट में है, सबसे फर्स्ट है द वर्ड पार्लियामेंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच। जो पार्लियामेंट्री वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन पार्लर। वर्ड पार्लर, पार्लर से लिया गया है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पार्लियामेंट्री जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, पार्लर। इन इंग्लिश मीन्स ए प्लेस, और इंग्लिश में उसका मीन्स है प्लेस। वेयर पीपल सिट, जहाँ पे पीपल्स बैठते हैं। एंड डिस्कस ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी थिंग्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, इंडियन पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट हमारी पूरी तरह से कंसिस्ट होती है, बनती है प्रेसिडेंट से बनती है, राज्यसभा से बनती है और लोकसभा से बनती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं और लोकसभा को टेम्परेरी हाउस कहते हैं। एक बार मैं वापस बता देती हूँ बेटा कि हमारा जो लेसन सेकंड है सिविक्स का, क्लास 8th का, उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म होने का मतलब है कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो तो नॉमिनल हेड है और एक्चुअल हेड है प्राइम मिनिस्टर। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। इट मीन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हेड है वो है हमारा प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। अब ये है हमारा कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही स्टार्ट क्यों किया गया है। वाई हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बीन चूजन इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म को चूज़ क्यों किया गया है। सबसे पहले है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री इट मीन्स बड़ी कंट्री है, जैसे कि सोशल और कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म होता क्या है। द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड होता है द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ हु पजेज नो रियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है। एंड ऑल द पावर्स एंड द ऑथोरिटीज आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। सिंपल सी बात है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब ही ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल हेड होता है। अब किसी भी पर्सन को सबसे पहले प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर कितना होता है। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर कितना होता है, सबसे पहले है 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। अब प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। एनलिस्टेड इन द वोटर लिस्ट, और उसका नाम प्रेसिडेंट का जो पर्सन प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट होना है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। फिर है प्रेसिडेंट की एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए और फिर वो किसी भी प्रॉफिटेबल जॉब पे नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेबल जॉब पे नहीं होने का मतलब है किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है हमारा प्रेसिडेंट की सैलरी। प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 90,000 पर मंथ।
प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 90,000 पर मंथ। अब बेटा ये है प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो या गलत बिहेव किया हो। वो प्रोसेस होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस को रिमूवल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द जो भी वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है। उस रिमूवल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब हमारा आ जाता है जो प्रेसिडेंट की जो मेन है एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है। अब बेटा ये है कि आपके कभी भी किसी भी पर्सन की एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें बतानी है। सबसे पहले पॉइंट वाइज नोट्स में लिखा है मैंने, सबसे पहले ही शिट मेक ऑल्स इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट जो भी सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करता है, जो हायर पोस्ट पे सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करता है। फिर हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑल द यूनियन टेरिटरीज, और सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे कि हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑल द territories became effective only after the president consent। सारी जो ट्रीटीज होती है वो इफेक्टिव होती है। ऑल द ट्रीटीज बिकेम इफेक्टिव ओनली द प्रेसिडेंट कंसेंट। प्रेसिडेंट के कंसेंट या प्रेसिडेंट के असेंट से ही सारी ट्रीटीज का मतलब है टू जो नेशंस होते हैं, टू नेशंस के बीच में जो ट्रीटीज होती हैं, मतलब संधि होती है, उसे हम कहते हैं ट्रीटी। वो सारे प्रेसिडेंट का अप्रूवल उसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमारा इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो किस प्लेस में रहता है। हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में रहता है। हमारा इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति हाउस में रहता है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रेसिडेंट की, हमने एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी। एग्जीक्यूटिव पावर में हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा कि जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जैसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब हम उस प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर पढ़ेंगे। जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट का आ जाता है, सबसे पहले हमारा जुडिशियल पावर में आ जाता है अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करता है, और दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पे। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या है। प्रेसिडेंट की हमने सबसे पहले पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर, फिर हमने पढ़ा था जुडिशियली पावर। अब हम प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। अगर मान लो जो लोकसभा है, लोकसभा अगर मान लो कोई वर्क ढंग से नहीं कर रही है तो 5 ईयर से पहले लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम प्रेसिडेंट कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट हिज एंड द हर अप्रूवल। अब देखो सबसे पहले इस लेसन का बेस मैं बता देती हूँ। मनी बिल या कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसमें कुछ सजेशन देती है और राज्यसभा वापस लोकसभा में उस बिल को भेजती है, और फिर वो बिल लोकसभा में पास होने के बाद फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। इट मीन प्रेसिडेंट उस पर जब साइन करता है तभी वो बिल अप्रूवल माना जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है नो बिल कैन बी केम ए लॉ। कोई भी बिल लॉ तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं। अब हमारा आ जाता है हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन ए सेशन। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मान लो कि राज्यसभा और लोकसभा का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है तो कंट्री की सिचुएशन तो संभालनी, कैरी करनी है, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करता है। अगर मान लो पार्लियामेंट इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है। ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने का मतलब है एक आदेश डिक्लेयर कर सकता है, उस बेस पे पूरी सिचुएशन को कैरी किया जा सकता है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर में
नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज एंड द हर प्रायर परमिशन। सबसे पहले सिंपल सी बात है, देखो प्रोसेस मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो मनी बिल को प्रिपेयर करता है। मनी बिल को प्रिपेयर करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, सेंड किया जाता है बिल। प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल पास कर देता है। उस अप्रूवल पास करने के बाद लोकसभा में जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा वापस लोकसभा में सेंड करती है, और लोकसभा फिर फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास। तो इट मीन प्रेसिडेंट के पास कोई भी मनी बिल पहले अप्रूवल के लिए जाता है और बाद में साइन के लिए जाता है। तो इट मीन फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड पावर किसके पास हुई? प्रेसिडेंट के पावर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, अगर मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स को डिक्लेयर कर सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अनस्टेबल हो गई है, ठीक है, पूरी तरह से वीक हो गई है, और उसे दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ रहा है, और बहुत सारे क्राइसिस हो गए हैं इकोनॉमिकल बेस पे, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। इस बेस पे हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने की सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब है कि मान लो कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ दे रखा है, कोई भी रूल्स दे रखे हैं, वो स्टेट उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उस स्टेट की गवर्नमेंट, और उसके अगेंस्ट जाके काम कर रही है, जिससे पूरे स्टेट की सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किसने किया है? स्टेट ने। और प्रेसिडेंट इस टाइम में इमरजेंसी पावर्स को डिक्लेयर कर सकता है। फिर हमारा आ जाता है इन केस ऑफ द फॉरेन एग्रेशन। अगर मान लो कि बाहर कोई फॉरेन इन्वेडर्स अटैक कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो फॉरेन अटैक कर रहा है और उस बेस पे क्या हो रहा है, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन और जो भी ओवरऑल सिचुएशन है वो डाउन हो रही है, तो इस बेस पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अब हमारा आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल सा है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट का है कि जब प्रेसिडेंट इन एब्सेंट होता है तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? सीट को संभालता है। जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट सीट को संभालता है। अब हमारा आ जाता है गेन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब है हमारा इलेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इन सभी का इलेक्शन प्रोसेस एक होता है, और सभी का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो भी एक होता है। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन प्रोसेस में दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों हाउसेस के मेंबर्स का पार्टिसिपेट करना इट मीन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि और एक प्रोसेस होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सबसे पहले दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हमारा आ जाता है स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं, और प्लस यूनियन टेरिटरीज के मेंबर इंक्लूड होते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम काम में आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हमारा आ जाता है प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये ध्यान रख लेना कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर, अब हमारा आ जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, इट मीन्स कंट्री लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा। सबसे पहले है द लोकसभा इज ऑल्सो नोन, लोकसभा को सबसे पहले हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ऑल इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। फिर हमारा आ जाता है कंपोजिशन, लोकसभा की कंपोजिशन। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हुए? 552, और इसमें से 530 मेंबर्स तो स्टेट में से इंक्लूड हुए और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज में से। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं ये पार्ट में यहीं फिनिश करती हूँ। लेसन सेकंड क्लास 8th का सिविक्स का लेसन, इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट किया।
रेस्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। लेसन सेकंड सिविक्स का क्लास 8।